नमस्कार। अपने सभी श्रोतागणों को एक बार फिर पूजा भारद्वाज का नमस्कार। मिलते हैं आज फिर दोबारा से मैं आपके लिए अपनी हिंदी साहित्य हिंदी का चौथा भाग लेके आई हूँ। अपना कॉपी पेंसिल तैयार रखिए, जो हमारे सर आज आपको बताएंगे उन्हें नोट कीजिए। जो आपको पूछने हैं सवाल वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे सर ने पहले आपको बताया था कि कविता क्या है, पद्य क्या है, गद्य क्या है, अलंकार क्या है। और हमारे तीसरे एपिसोड में उन्होंने बताया था तुकांत क्या है, अतुकांत क्या है, क्या शिल्प है उसमें, क्या कला होती है। ये सब उन सवालों के जवाब सर ने हमें दिए थे। तो और आज हम फिर उनके साथ कुछ नए सवाल लेके आए हैं। हमारा जो तीसरे भाग में एक सवाल रह गया था छोटा सा, कविता की संरचना क्या है। आज वही सवाल से हम अपनी शुरुआत करेंगे और स्वागत करते हैं हम अपने सर का। आदरणीय प्राणीनाथ मिश्र जी का एक बार पुनः लम्हे जिंदगी के पटल पर स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पूजा जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को और सभी दर्शकों को। सर कैसे हैं? बस बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। हाँ सर। शुरुआत हो रही है, मौसम की बदल रहा है। हाँ, मौसम बदल रहा है। जी बीमारी जी। का मौसम आ रहा है, सर्दी खांसी का। तो सर शुरुआत करते हैं आज के अपने अध्याय की। जैसा आपने पहले जी बताया था, कविता के काव्य शिल्प सबके बारे में बताया था, तुकांत तुकांत के बारे में बताया था कि वो दोनों बराबर होने चाहिए। लास्ट में यदि तुकांत आता है तो वो भी एक लयबद्ध कविता बन जाती है। जी। मगर हम जो किस सवाल पे रुके थे वो थी हमारी संरचना कविता की। तो आज सर हम उसी से शुरुआत हाँ, करते हैं। तो सर कविता की संरचना कैसी होती है? देखिए कविता की संरचना, आप जो संरचना मतलब होगा कंस्ट्रक्शन, उसका जो उसकी जो बॉडी बनती है वो कैसी होती है। हाँ तो सर। अभी तो कुछ छोटी कविताएं भी होती हैं और कुछ बड़ी कविताएं भी होती हैं। जी सर। अभी हम किसी किसी गद्य को कविता कह दें ऐसा तो नहीं होता। हाँ। हम कविता को ही तो, उसमें कविता में क्या ऐसे लक्षण होने चाहिए, क्या उनमें संरचना होनी चाहिए, क्या उसमें लेंथ होनी चाहिए कि वो कविता बन जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कविता में दो तरह की संरचनाएं होती हैं, एक बाहरी संरचना और एक अंतर संरचना, माने भीतर की संरचना। बाहर की संरचना मतलब जैसे आपने कह दिया कि प्रबंध काव्य में ये खंड काव्य है, ये महाकाव्य है, ये मुक्तक है, ये दोहा है, ये चौपाई है, ये सोरठा है, ये सवैया है, ये कुंडलियां हैं। तो ये उनकी कविता, ये सब सारी की सारी कविताएं हैं। अच्छा। ये मुक्त छंद है, ये लंबी कविता है, ये छोटी कविता है। अब देखिए सबसे छोटी से छोटी कविता 2 लाइन की होती है, जिसे हम कहते हैं दोहा। अच्छा। जी सर। बिल्कुल छोटी होती है। आप जी। कहेंगे कि इसकी संरचना, लेकिन उसपे कविता के सारे गुण होने चाहिए। अब कविता के गुण क्या होते हैं कि उसमें जो छंद के अंत में, जिसे तुकांत कहते हैं, छंदांत या हाँ तुकांत, जी। वो होना चाहिए। जैसे आप हनुमान चालीसा का पहला ही जो दोहा है उसको ले लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो जो दायक दायक फल चार। प्रचार। अब देखिए, निज मन मुकुर सुधार, जो दायक फल चार। हम्म। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर यहाँ पर तुकांत किया है। अच्छा, तुकांत। अब इसके बाद अब एक 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 इसमें खास चीज देखिए कि ये सिर्फ 2 लाइन में ही पूरी की पूरी अपनी कविता, अपनी गाथा कह गई। कह दी। और इसको आगे जोड़ने की और करने की, इसके बाद शुरू होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब हाँ। वो जो शुरू हुआ वो दोहा नहीं है, वो चौपाई है। चौपाई है। आप मिलाइए, श्री गुरु चरण सरोज रज, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अलग अलग हो अलग जाते अलग। हैं। दोनों अलग हो गए। वो सुनने में भी आपको पता चलेगा ये तो अलग हो गया। हाँ। ये कविता का वो वाली संरचना नहीं है जो पहले थी। हाँ। किसी को अगर ये दोहा नहीं भी मालूम है तो वो यही कहेगा, अरे भाई ये तो वो वाली लाइन नहीं लग रही जैसे बोलने पहले का भी थी। तरीका अलग बदल गया। हाँ, बोलने का तरीका अलग बदल गया। हाँ। तो इस तरीके से संरचना जो होती है वो 2 लाइन की, जैसे दोहे में आप कह सकती हैं, छोटे में कह सकती हैं। आजकल एक नई संरचना चली है हाइकू। वो तीन हाइकू। तीन लाइन हाँ में सर। शायद 19 शब्दों में कही जाती है। ये जापानीज शब्द से आया है, हाइबेन हाइकू। तो ये संरचनाएं अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन जो भी कविता हो वो अपने में संपूर्ण हो। तो कुछ कविताएं 2 लाइन की होती है। अब देखिए सोरठा, ये भी 2 लाइन की है। सोरठा भी 2 लाइन का होता है। हाँ। जैसे प्रणवो पवन कुमार,
घन बल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। ये भी 2 लाइन में ही मैंने उन हनुमान जी को मैं उनको प्रणाम करता हूं जो बलशाली हैं और जिनके हृदय में भगवान राम बसते हैं। बसते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि श्री गुरु चरण सरोज रज, ये शुरू में कहा हमने। अब जासु हृदय आगार, अब ये दोनों मिल नहीं रहे हैं। नहीं मिले। अगर हम पहले अगर अगर आप यहां पर देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, रह, रहीमन असुआ नयन डरी ढरी, ये दोनों मिल रहे हैं। वो रहीम जी का दोहा है हाँ। और ये हनुमान जी के प्रथम वो है। या फिर आप माली आवत देख गए, रहीमन असुआ नयन ढरी। अब इन दोनों में जो लय है, यहां तक कि वो दोनों बराबर है। इसका माने बराबर है। ये दोहे का देखिए, इसमें माली आवत देख गए, कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, काल हमारी बार। अब रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करेई, जाहि निकारो गेह ते, क्यों न भेद कह देई। अब ये रहीम जी का दोहा और कबीर जी का दोहा, इन दोनों की लेंथ जो है, जो मीटर है, वो बराबर है। आप एक एक, अच्छा दोहे में 4 चरण हो गए। दोहा तो 2 लाइन का हो गया, 2 पंक्तियों का हो गया, लेकिन चरण इसके 4 हो गए। रहीमन असुआ नयन ढरी, ये एक चरण हुआ। अच्छा, इस चरण की मात्राएं जो होंगी वो दोहे में इतनी ही होनी चाहिए, चाहे कोई भी दोहा हो। वो मात्राएं कितनी होंगी वो मात्रा के उसमें चर्चा में करेंगे, बोलेंगे। हाँ जी। यानी कि सर ये सब उसके रहीमन भाग है कविता के, जी, सोरठा ये छंद सब चीज, हाँ, ये दोहा। कविता की तरह तरह की रचनाएं किस तरह की होती है, उनका बाह्य रूप किस तरह से हो सकता है। तो रहीमन असुआ नयन ढरी, माली आवत देख गए, इनमें बराबर बराबर। देखिए पहले चरण में दोनों में बराबर है। श्री गुरु चरण सरोज रज, ये भी उतना ही है। ये 3 के तीनों दोहे के प्रथम चरण हुए। ये मात्रा के हिसाब से आप देखेंगे, इनको गिनेंगे तो सबकी मात्राएं बराबर है। बराबर। माली आवत देख के, अब दूसरा चरण देखिए, छोटा पड़ जाता है। माली आवत देख के, कलियन करी पुकार, बिल्कुल उससे पहले से छोटा हो गया। मैंने छोटा हो गया। दूसरा चरण छोटा है, दूसरा चरण छोटा है, इसका मैंने पहले चरण में मात्रा थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा दूसरे और चरण में छोटे इन्होंने मात्रा कम मात्रा है। कम है। इसी तरीके से तीसरे चरण तो में सर मात्रा गिननी पड़ती है। मात्रा नॉर्मली गिनना नहीं पड़ता। जो कवि लोग होते हैं वो नॉर्मली लिखते लिखते ही वो मन में जैसे ही गुनगुनाते हैं तो उनको अपने आप पता चल जाता है। अगर हम आपको अभी हम अगर कहें कि आपको ये जरा तो इसको बताइए कैसा लग रहा है आपको, पड़ा हुआ तो क्या हुआ उदित उदय गिरिमंच, तो आप कहेंगे थोड़ा गड़बड़ रहा है, गड़बड़ हो हाँ। रहा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ उदित उदय जैस। गिरिमंच पर, अब ये अगर होता तो उतना ही टाइम लगता है बोलने में, उतना ही जो थ्रो है या जिसको हम कहते हैं बल हम देते हैं बोलने में, वो दोनों में जब तक बराबर ना हो तो कवि को अपने आप समझ में आ जाता है। अगर शुरुआत में इस तरीके से आप लिख करके मात्रा गिनना चाहें तो गिन भी सकती है। मात्रा अगर गिनना चाहें तो गिन भी सकती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर। अब जैसे पेड़ खजूर, इसकी मात्राएं कम है इसमें, और बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इसमें मात्राएं ज्यादा हैं। एक ज्यादा है। में 13 है, एक में 11 है। लेकिन अगर आप जब लिखती हैं या जी। कोई भी व्यक्ति जब लिखता है तो लिखने के बाद जब वो उसको बोलता है, रिसाइट करता है उस धुन में, उस आवाज में, तो उसमें उसको लगेगा नहीं तो गड़बड़ है। अब इसी के हिसाब से आप देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वहां जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लंबा हो गया, लंबा हो गया। वहां पर 16 मात्राएं हैं। और हाँ। श्री गुरु चरण सरोज रज में सिर्फ 13 मात्राएं हैं। तो ये आप जब बोलेंगी तो बोलने से ही पता चल जाएगा, बोलने से पता चल जाएगा कि भाव में कम वो आ रहा है, कम बढ़ती हो रहा है ये। या हाँ कि इसके उसकी लंबाई कितनी चल रही है। आपकी जो पंक्ति लिख रही हैं, जो भी आप वाक्य की संरचना या काव्य का संरचना कर रही हैं, उसकी जो आप लंबाई लिख रही हैं वो कितनी है। हाँ। अभी मैं आपको एक कविता देखिए दिखाता हूँ। हाँ। कई कई बार ना हम कविता लिखते हैं तो पता नहीं जी, चलता, लेंथ की नहीं पता चलता, हम लिख जाते हैं। कई हाँ बार हमारे लेंथ हाँ बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, तो बोलने में नहीं आते हाँ, वो। बोलने में नहीं आता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो उसके लिए आप देखिए, उसके लिए सबसे बढ़िया यह है कि आप क्या कहते हैं, गुनगुना के आप देखिए। एक कविता व्हाट्सएप में ही आई थी, अपना बचपन प्यारा बचपन, हाँ जी। ठीक है।
अपना बचपन प्यारा बचपन, न्यारा और नादान बचपन। अब देखिए, न्यारा और नादान जैसे आपने कहा तो आपको लगेगा कहीं पर यहाँ थोड़ी कमी है। अपना बचपन प्यारा बचपन, नादा बचपन, न्यारा बचपन, ये अच्छा लग रहा है। हम्म। लेकिन अगर आप कहिए अपना बचपन प्यारा बचपन, न्यारा और नादान बचपन, तो ऐसा लग रहा है कि अब आप पद से गद्य में आ गए। अच्छा। आप देखिए, अपना बचपन प्यारा बचपन, न्यारा और नादान बचपन, तो न्यारा और नादान बचपन में वो लय, वो धुन, वो ताल नहीं आ रहा है, वो यति और गति, वो जहां जहां रुकना चाहिए वो नहीं आ रहा है, जैसे अपना बचपन प्यारा बचपन। हम्म। अब इसके साथ जमता कौन सा है? नादा बचपन, न्यारा बचपन, ये अच्छा अच्छा। लगता है। लेकिन अगर आप कहें कि न्यारा और नादान बचपन, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो लय पहले वाली लय में चल रही थी वो वो लय रुक गई, टूट रही। टूट गई। अब उसके बाद जो बहुत जी लिया हम बड़े बनकर, अभी और लंबा हो गया। तो हाँ। अपना बचपन प्यारा बचपन, बहुत जी लिया हम बड़े बनकर, तो लंबा हो गया। आप खुद बोल कर देखिए तो इसमें। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट में लाइन है, आओ अब बचपन जी आते, आओ अब बचपन जी आते हैं, अब ये हम्म। भी थोड़ा लंबा हो गया, या तो सारे इसी के बराबर हो। तो बराबर है। इसको कहते हैं कि मीटर, हम्म। लेंथ। लेंथ। आप जिस भी कविता को कर रही, पहले उसमें लेंथ कितनी है, उसका मीटर क्या है। ऐसी बात नहीं है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कविताओं में पहला जो पंक्ति होती है, जैसे रसखान जी की कविता जो सवैया उन्होंने लिखा था, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण, इतना लंबा उन्होंने लिखा है। लेकिन उसके बाद जो लिखा है वो भी बराबर का है, वो भी बराबर का है। अब मीरा जी के जो पद हैं उनके जो मीटर आप देखिए, उनके जो पहली लाइन छोटी करके उसी को बाद में बड़ी बड़ी करके सारी लाइनें किंतु बड़ी हैं। तो इस तरीके से आपको मीटर में ये दिखाना है कि आप मीटर में, लेंथ में जो आपके कोई कमी नहीं। जैसे एक और सामने की, बहुत उठाया जिम्मेदारी का बोझ, अपना बचपन प्यारा बचपन। अब बताइए इन दोनों में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि नहीं? अपना बचपन प्यारा बचपन, हम्म। बहुत उठाया जिम्मेदारी का बोझ, ये ये दोनों माने आप खुद ही कहेंगे ये संतुलन नहीं आ रहा है। संतुलन में आ रहा है। एक बार फिर माँ के आंचल में छुप जाते हैं, एक बार। अब देखिए, पहली लाइन पहली पंक्ति है, बहुत उठाया जिम्मेदारी का बोझ, एक बार फिर माँ के। अब ये पहला वाला लाइन पहली पंक्ति जो है वो लंबी हो गई, लेकिन दूसरी छोटी हो गई। अगर यही नीचे फिर होता तो चल जाता। अगर ये होता कि बहुत उठाया जिम्मेदारी का बोझ, एक बार फिर माँ के आंचल में छुप जाते हैं हम सब जाकर, और वहां फिर, तो इस तरीके से अगर करती तो। लेकिन आपको तारतम्य ये लाना पड़ेगा कविता में, अगर आपको उसको गाने लायक कविता या बोलने लायक कविता कहना चाहती हैं, कि जो कविता की जो जो गुण है, जो लक्षण है, उनकी जो संरचना है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो कई सारी चीजें होती है कविता का, है कि शब्द ध्यान में रखिए, भाव ध्यान में रखिए, शब्द कहाँ रखना है, भाषा ध्यान में रखिए, कविता की मात्राएं कहाँ कहाँ ठीक बैठ रही, कहाँ नहीं बैठ रही, वो ध्यान में रखिए। इस तरीके से करने के बाद तब जाकर कविता तैयार हो। तो और उसके हमेशा लिए कविता शब्दकोश भी कर, होना चाहिए सर, उसके लिए फिर। बिल्कुल शब्दकोश तो बहुत जरूरी है। शब्दकोश ही नहीं, कविता एक ऐसी चीज है जो आपको जग के साथ जुड़ाती है, जोड़ती है। हम्म। आप अपने को जग से जोड़ते हैं, हाँ जी। तो जग के करीब करीब हर चीज का ध्यान आपको होना चाहिए। क्या भूगोल है, क्या इतिहास है, क्या समय है, क्या दर्शन है, क्या मन के विचार हैं, क्योंकि आप अपने मन के विचारों को दूसरों तक देना चाहते हैं और उनको अपने मन से छूना चाहते हैं। ये होता है कविता का उद्देश्य। उद्देश्य। अब उसको आप किस शब्द में कह सकती हैं या कह सकते हैं, कवि किस तरह कह सकता है, ये उसकी भाषा पर डिपेंड करता है। कविता एक ऐसी चीज है जिसका कोई उपकरण नहीं है। हम्म। आप एक मूर्ति बनाते हैं, तो मूर्ति में एक चीजल चाहिए, एक हथौड़ी चाहिए, एक छेना चाहिए, करते करते काटते काटते एक शेप देते हैं। आप चित्र बनाते हैं तो उसमें रंग चाहिए, तुलिका चाहिए, ब्रश चाहिए, कैनवस चाहिए, उसको लेकर के तब आप बनाते हैं। तब बनाते हैं। कविता एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कलम चाहिए और कागज चाहिए, और सब और कुछ आपके लिखना है। अंदरूनी है। सब कुछ आपके, तो आपके अंदर जो भाव हैं उनको आपको इस तरह प्रकट करना है ताकि ताकि दूसरे वाले को वो कानों से सुने,
तो उसके सामने, आंखों के सामने वो चित्र, वो बिंब आ जाए जो आप तैयार किए हैं, इसको कहते हैं बिंब। अगर मैं नीर भरी मैं नीर भरी मैं नीर भरी बदली, जैसे महादेवी वर्मा ने लिखा था, बीती विभावरी जागरी, तो इस तरीके से जो कविताएं हैं, तो वहां पर आप, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी जी ने लिखा था, मैं नीर भरी दुख की बदली। अब देखिए उन्होंने अपने को क्या दिखाया है कि वो बादल की तरह हैं। तो बादल का उन्होंने वो आशय लिया है, वो रूप लिया है जिसमें पानी भरा हुआ है, और वही कह रही है कि उस जो बादल में पानी भरा हुआ है, उस पानी, भरे हुए पानी के बादल की तरीके से मेरे मन के अंदर पीड़ा है जो कभी भी उमड़ करके गिर सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने मन की पीड़ा को बादल की बूंदों के साथ, भरे हुए बादल के साथ उन्होंने उसको दिया है। और ये जब जब कोई पाठक पढ़ता है या सुनता है, तो उसके पास, उसके मन में बादल का प्रतिबिंब या बादल का बिंब आ जाता है, वो चित्र आ जाता है, वो जो कहना चाहता है, वो जो कहना चाहती है वो चित्र आ जाता है। इसी तरीके से तो सर हम अभी क्या जैसे, आप अपनी कोई गाई हुई रचना या ये वाली रचना, अपना बचपन प्यारा बचपन, तो गा के आप वो कर सकते हैं, इसको कैसे? हाँ देखिए, जैसे अभी जैसे आप ये जो कविता अभी थी, अपना बचपन प्यारा बचपन, अब इसमें किस तरह संतुलित किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है, वो उसको आप देखिए। इसमें ये जो आया है, अपना बचपन प्यारा बचपन, नादा बचपन न्यारा बचपन, बड़े हुए आनंद खो गया, मेरे मन का नटखट सो गया। के यहाँ पर मेरा बचपन, अपना बचपन प्यारा बचपन, अगर अपना की जगह मेरा बचपन भी कहती तो भी अच्छा था, क्योंकि अपना में जो जितना जितना आप जोर दे रही हैं, मेरा में भी वही जोर आ रहा है। ये मात्रा, मात्रा का ये है, उसको मात्रा बाद में बताएंगे। अपना मेरा, तो ये अपना में भी चार क्या कहते हैं मात्राएं हैं, और मेरा में भी चार मात्राएं आती हैं। तो इसलिए अपना बोलने में जो थ्रो आएगा वो मेरा में भी आएगा। तो अपना बचपन प्यारा बचपन, या आप कहें मेरा बचपन प्यारा बचपन, प्यारा बचपन। तो इस तरीके से, तो ये जो कविता थी वो अपना बचपन प्यारा बचपन, नादा बचपन न्यारा बचपन, बड़े हुए आनंद खो गया, मेरे मन का नटखट सो गया, बच्चों के संग खेले फिर से बचपन जी आते हैं, अपना बचपन प्यारा बचपन, आओ फिर से जी आते हैं। तो आप देखिए, इनमें जितने भी आप पंक्तियां पढ़ी गई हैं, उनमें आपको बोलने में कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि असंतुलन है, इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस नहीं है। ये सारी की सारी संतुलित क्या कहते हैं पंक्तियां हैं। तो संतुलन जो है वो बहुत ही जरूरी है एक स्ट्रक्चर, एक संरचना के लिए। हाँ, संतुलन तो अभी सर प्राकृतिक में भी जरूरी है, जो संतुलन हाँ, बिगड़ता है तो संतुलन सब जरूर बिगड़ता है। है। जी। अभी आप इसको अपने आप लिखने का सबसे अच्छा मजा यही है कि आप अपनी कविता को गुनगुना के देखिए कि हाँ, हम जैसा पहला बोल रहे हैं, क्या दूसरी लाइन वैसी आ रही है। हाँ, अगर दूसरी लाइन, अगर आप चार में लिख रही हैं, तो क्या पहला और दूसरा मिलाकर जो हमको टाइम लग रहा है, क्या तीसरे और चौथे में उतना टाइम लग रहा है? हाँ, तो ये जब आप देखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे इसके बाद ही है, जिम्मेदारी बोझ बन गई, निश्चल निर्मल हंसी छिन गई। अब इसमें देखिए, जिम्मेदारी बोझ बन गई, निश्चल निर्मल हंसी छिन गई, दोनों में बराबर समय लग रहा है। बराबर। एक बार माँ के आंचल में चुपके से छुप जाते हैं, अपना बचपन प्यारा बचपन, आओ फिर से जी आते हैं। जी आते हैं। तो बोलने से ही आपको पता चल जाएगा कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पहली लाइन का समय था या दूसरी लाइन का समय था उससे कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा रहे कि हम अटक रहे हैं या कुछ ज्यादा हो गया, इस लाइन में ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से ये ये आपका और भी जैसे है, पिज्जा चॉकलेट बहुत हो गया, कोल्ड ड्रिंक ने दगा दिया है, बहुत दिनों तक भर के मलाई, लस्सी हमने नहीं पिया है। ठीक है। तो ये आप बचपन के जो यादें हैं उनको, ये भाव देखिए, पिज्जा चॉकलेट बहुत हो गया है, कोल्ड ड्रिंक ने भी दगा दे दिया है, मलाई भर करके बहुत दिनों से भी हमने लस्सी नहीं पिया। तो आपको तुरंत उस गांव की तरफ वो बिंब आ जाएगा गांव का, अरे भाई ठीक है, या उस जगह का
जहां भर भर कर मलाई भर करके लस्सी पीते लस्सी थे। पिया जाती और और बचपन में मूछें मूछों बन के जाती आसपास पूरा का थी। पूरा मूछें बन जाती थी, तो वो हाँ। तुरंत एक एक बिंब बन जाता है, तो इसको बिंब कहते हैं। इसके बिल्कुल। जब आप जब आप कविता लिखते हैं तो कविता में जो आप भाव देते हैं, वही हम्म, भाव जब पाठक या श्रोता के पास पहुंचता है और उसके मन में वही चीज चित्रित हो जाता है, तो वो बिंब बिंब हो बन जाता जाते हैं, वो बिंब हो जाते हैं। यानी कि तो उसके बाद कविता का कविता सार्थक हो जाती है हमारी। यदि उसके कविता मन में सार्थक बिंब हो बन जाती है। गया तो कविता सार्थक हो गई। हाँ, इसका मतलब आपने जो चाहा था कहना, आपकी जो कल्पना थी, वो कल्पना दूसरे जो श्रोता है उसके मन में, उसके भाव में और उसके दिमाग में, उसने मन से उसको स्पर्श किया है, कानों से सुना और मन से स्पर्श किया है। तो ये होती है कविता, जिस तरीके से छूती है। अब जैसे मीटर के भाव में, मीटर में ही आते हैं। जी। हाँ सर। आप देखिए, एक बड़ी मशहूर कविता थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी ये कहानी थी। जी सर। अब इसमें आप ये ये उनका शुरू की पंक्ति थी, पहली लाइन थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो अभी जो अपना बचपन प्यारा बचपन में बिल्कुल छोटा एक लेंथ था, अभी यहाँ लेंथ देखिए बड़ा हो गया है, बड़ा हो अभी गया। मीटर बड़ा हो गया है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, अपना बचपन प्यारा बचपन। तो बिल्कुल वो तो दोनों है, अलग अलग है। बहुत छोटी हो गई वो, वो उसका लेंथ भी छोटी हो गई। उसकी लेंथ छोटी हो गई, इसकी लेंथ बड़ी हो गई। बड़ी हो गई। लेकिन इसका, अब इसमें हमको इसी लेंथ में अगर चलना है तो, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी खूब लड़ी मर्दानी वो लड़ानी तो वो तो झांसी, झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली। अब देखिए इसमें पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति की जो समय लगता है और जो बोलने का जो हमारा थ्रो है, वो बराबर है। बराबर आ रहा है। जी, तो ये इस मीटर की जो कविता है, वो इस मीटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट। कविता है। अच्छा, अभी संरचना में ये तो शब्द और वो हो गया, लेकिन संरचना में जैसे दोहा होता है, हाँ जी। 2 लाइन का, कहीं कहीं पर 3 लाइन की भी कविताएं होती हैं, जैसे हाइकू वगैरह जी। हो गया, 3 लाइन की हो गई। कहीं कहीं पर चतुष्पदी कविताएं होती हैं जो 4 4 लाइनों की होती हैं। हम्म, और कहीं कहीं पर 5 की होती हैं, कहीं कहीं पर 6 की होती हैं। कुंडलिया में आप देखिए तो 6 वगैरह आ जाती है, लाइनें आ जाती हैं। तो ये कोई इसका नियम नहीं है, कविता का ये नियम नहीं कि एक ही पद होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे लंबे चलते 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 लंबी कविता बन जाती है हम्म, और उसमें कई पद रहते हैं। तो ऐसा कहीं पर नहीं, लेकिन फिर भी कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको देने से कविता गाने लायक, बोलने लायक हो जाती है। तो वो नियम जैसे है, पहला कि अ, एक कविता में, गाने वाली कविता में एक स्थाई रहना चाहिए। जी। अभी जैसे अपना बचपन जी आते हैं, जो जी हाँ। उस कविता में लिखा था वो स्थाई था। क्योंकि आप ये देखिए कि उस कविता में जो भी लिखा हुआ है, जितने भी पद लिखे गए हैं, पहला पद तो था, नादा बचपन प्यारा, प्रिपेयर। अपना बचपन प्यारा बचपन, नादा बचपन न्यारा बचपन, बड़े हुए आनंद खो गया, मेरे मन का नटखट सो गया, बच्चों के संग खेले फिर से बचपन जी आते हैं, अपना बचपन प्यारा बचपन, आओ फिर अब से जी बचपन। आते हैं। जी हाँ। तो फिर से बचपन जी आते हैं, ये स्थाई हो गया। स्थायी ये होगी। पहले पद में आप देखिए, इसमें लिखा है स्थाई, ये अपना बचपन, अरे फिर से बचपन जी आते हैं। अब दूसरे पद में देखिए, जिम्मेदारी बोझ बन गई, निश्चल निर्मल हंसी छिन गई, एक बार माँ के आंचल में चुपके से जा छुप जाते हैं, बच्चों के संग खेलने फिर से बचपन जी आते हैं। तो फिर से बचपन जी आते हैं, ये स्थाई हो गया। हाँ जी। तीसरे में देखिए, पिज्जा चॉकलेट बहुत हो गया, कोल्ड ड्रिंक ने दगा दिया है, बहुत दिनों तक भर के मलाई लस्सी हमने नहीं पिया है, घर की सौंधी सौंधी मिट्टी उसको चुन के फिर आते हैं, फिर से बचपन जी आते हैं। तो ये बचपन। फिर से बचपन जी आते हैं, ये ये स्थायी स्थाई हो हो गया। गया। स्थायी हो गया। ये आप हर बार, हर पंक्ति में, हर पद के बाद लास्ट में इसको आ आप रहा है। दे देने से कविता की सुंदरता बढ़ जाती है और कविता गाने लायक हो जाती है, एक बोलने लायक हो जाती है, एक उसका सुर हो जाता है, ताल हो जाता है, वो संगीतमय हो जाती है। तो जब कविता संगीतमय हो जाती है तो संगीत पे ढाली जा सकती है। अब जैसे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये आपको हर पद के बाद मिलेगा। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी,
यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, होए चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से यह चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो तो झांसी झांसी वाली वाले रानी थी। रानी थी। तो ये जो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये हो गया स्थाई। बस। आप गजल में भी देखिए, जो चलो कोई बात करते हैं हम, उनसे मुलाकात करते हैं हम। अब ये दोनों जो है, ये पहली लाइन और दूसरी लाइन, तो चलो मुलाकात करते हैं हम, इसको आप स्थाई समझ लीजिए। तो हम्म, उसके बाद जितने भी जो गजल के शेर होंगे, वो इसी धुन में और इसी तरन्नुम में और इसी लय और ताल में और इसी इसी छंदांत में, इसी तुकांत में वो आएंगे, अच्छा। इसी तुकांत में आएंगे। तो सर कविता ठीक को है। गाना जरूरी होता है सर, कविता को? नहीं नहीं, गाना जरूरी नहीं है। कविता गा करके नहीं, अगर आप इसको गाने के लिए तो कम से कम आप जो बोलेंगे, तो बोलने से ही उस पे जो थ्रो होगा वो अपने आप एक ताल ले लेता है। जैसे आप हम्म, दोहा को दूसरे स्टाइल से बोलेंगी, लेकिन जैसे ये अभी ये झांसी वाली रानी के, तो इसको दूसरे स्टाइल से, हम्म। चौपाई को बोलने की स्टाइल दूसरी होगी। तो वो बोलने की स्टाइल ही जो है, वही आपका ये सर वो वो गाने तो का गा रूप ले सकते हैं लेता हम, है। जो कविता थी पहले हमारी मछली जल की रानी है, ये तो हमने गा दी। मगर जी अपना बचपन प्यारा बचपन, ये थोड़ा जैसे थ्रो इसका थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। हाँ, इसका थ्रो अलग है, ये गाने में नहीं, अगले गाने में भी आ सकता है। अगर आप इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दे दें, तो उस हम्म, चूंकि शब्द इसके ढले हुए हैं, हाँ तो जी। आप देखिए होगा एक गाना बड़ा सुंदर था किसी फिल्म का, जिसमें अशोक कुमार जी ने गाया था गाना, रेलगाड़ी छुक 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 चुप छुक छुक चुप। छुक, हाँ बीच जी। वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। रुक। हाँ, कानपुर नागपुर नागपुर कानपुर। अब अच्छा, उसमें देखिए ये वो कविता भी ऐसी है जो बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ताल धुन और आलाप आलाप देख रखे, नहीं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में देखिए म्यूजिक वो ने बना दिया उसे। म्यूजिक चल। हाँ, तो उसको हाँ, आप दोहे की तरह नहीं गा सकती, उसको तो आप दोहे की तरह से नहीं गा सकती, नहीं क्योंकि उसके शब्द ही इतने सुंदर हैं कि उसको आपको उसी तरह बोलना पड़ेगा, उसमें म्यूजिक आ जाएगी। तो जैसी आपके कविता की संरचना रहेगी, आपके बोलने का थ्रो जो है, आपके बोलने की स्टाइल उसी तरीके से रहेगी। हाँ जी। ये तो अब देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, कि आप कैसे उस कविता को बोलते हैं। अभी आजकल तो तमाम कविताएं ऐसी हो गई हैं जिनमें गाने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो। हाँ वो बिल्कुल कुछ जोक की तरह लोग बोलते जाते हैं, लोग कहते हैं, हंसते हैं। खासतौर से हास्य रस की हाँ। कविताएं, जैसे सुरेंद्र शर्मा जी की एक कविता थी, तो अ, वो छोरा आयो हमसे पूछो, ऐसे कुछ करके कहा, तो मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। तो वो छोरा आयो हमसे पूछो, चाचा जी स्त्री चाहिए। सर, हाँ हाँ, हास्य कवि तो सर, हास्य कवि तो गाते ही नहीं है। वो तो ऐसे सुनाते हैं जो हाँ, बच्चे हंस जाते हैं, सबके सब वैसे, हंस जाते हैं। हाँ हाँ, तो अब ये देखिए, उन्होंने कहा कि स्त्री चाहिए, मैंने बोलो ले जा, वो बैठी है। तो कहा हम्म, नहीं, वो नहीं जो करंट मारे है। तो मैंने कहा जा तू छू के तो देख। अब इस तरीके से इन्होंने जो कहा, ये कविता के रूप में ही था, लेकिन इन्होंने तोड़ तोड़ करके गद्य के रूप में कहा। गद्य के रूप में। तो ये, लेकिन यहाँ पर भाव दूसरा था, इनका भाव गाने का नहीं था, लेकिन ये भी एक कविता है कि उसमें भाव है। भाव है। वो एक हास्य हास्य रस है, रस है हम्म, इसमें जो रस आनंदित करता है। तो कविताओं की कोई सीमा नहीं है। देखिए, कविता की डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था कि हम्म, कविता को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक बच्चा जी। जब रोता है या मासूमियत से देखता है, तो उसकी दृष्टि में ही कविता आ जाती है, क्योंकि एक ममता आ जाती है, माँ की ममता आ जाती है कि अरे जहां बच्चा भाव आ कितना गए मासूमियत से वहां देखता कविता आ गई। है। जी, तो इसलिए कविता की कोई परिभाषा अगर कोई कहे, कोई भी हाँ, नहीं है। कविता की कोई संरचना बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, ऐसा भी नहीं है। कविता की कोई सीमा है, ऐसा नहीं है। जहां पर अगर कवि या जो राइटर है, उसका लिखा हुआ जो बोलता है, वो पढ़ने वाले को या सुनने वाले को छू ले, उसके मन को छू ले, मन के अंदर प्रतिबिंब बन जाए, तो हम्म, समझ लीजिए कि वो कविता है। इसलिए कुछ मूल नियम इसके जो हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं, जसोदा हरि पालने झुलावे, हम्म, दुलरावे हलराए मलावे, और क्या जोई सोई का छुगावे। अब देखिए लास्ट में इन्होंने तुकांत किया है, हाँ जी। लास्ट में उन्होंने तुकांत किया है। अब इस पद को उन्होंने जो बनाया, हर एक के लास्ट में यही चीज रखा है।
तो बूझत श्याम कौन तू गोरी। अब इसके बाद ये पहली सेंटेंस, अब इसी को इन्होंने स्थायी कर दिया है। अभी एक इनकी कविता थी जयशंकर प्रसाद जी की, उन्हीं की थी शायद। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये शांत रस की कविता है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये हो गया स्थाई। अच्छा, इसके बाद अंदर जो है देखिए वो छोटे शब्द है, छोटे वाक्य। पहला लिखा इन्होंने, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे, लेख चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो अभी इन्होंने इस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, इसको जो बीच में इन्होंने रखा है, ये बीच में जो भी आते हैं उनको अंतरा कहते हैं। और जो लास्ट में जैसे इन्होंने कहा कि जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो लास्ट में इन्होंने जो अवनी रे और धीरे धीरे इसको मिलाया है, तो ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये स्थायी हो गया। उनके जितने भी पद आएंगे, जैसे अभी जो फिर से बचपन जी आते हैं, तो जितने भी पद आएंगे उसके लास्ट में ऐसा आए कि फिर से बचपन जी आते हैं। उसी तरह यहाँ पर निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। धीरे धीरे, तो मेरे नाविक धीरे धीरे ये स्थायी हो गया। स्थायी हो गया। मैंने ये, हाँ, ये अब हर उसमें आएगा अंत में। हर एक उसमें आएगा। जैसे वो कई सारे जो गजल हैं उनमें तो होता ही है, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से गुजर हमने जिंदगी कर ली। जिंदगी का। तो हाँ, तो उसके बाद में जितने भी आएंगे उसमें ये कर ली, जिंदगी कर लेगी, बंदगी कर ली, इस तरीके से आते रहेंगे। तो ये स्थाई जो है, स्थाई के साथ ही बाकी सबका मिलान होता है। और जो समाप्ति होती है, वो समाप्ति सबसे लास्ट लाइन, वो भी स्थाई के साथ मिलना चाहिए। तो सर आपने तभी तो जब जाकर समाप्ति कविरा। की बात कही है, तो हम भी समाप्ति की तरफ एक आखिरी सवाल पूछते हैं कि हम पे जी जैसे कि समय थोड़ा कम बचा है, 7 मिनट बचे हैं, तो उसके लिए जी, हम सवाल पूछते हैं आखिरी सर, छंद में लय का महत्व क्या होता है? देखिए छंद में लय जो है, लय से ही बेसिकली आप देखिए संरचना जो होती है लय के हिसाब से होती है। जी आप जैसे एक लय माने जो संगीतबद्ध हो सके, जो संगीतात्मक हो, जी। जिसको संगीत में ढाला जा सके, वो लय कहलाता है। हाँ। लय के साथ सुर और ताल। अभी आप बच्चों की कविता, अब कुछ भी नहीं, उनको देखिए देखिए इनमें लय है। बच्चे अगर आसपास बोलते भी हैं तो सबसे शुरुआत कविता क्यों छूती है, क्योंकि कविता बच्चों को छूती है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100। अब देखिए वहां पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100, वो और 100 ये दोनों एक आ गया। दोनों एक होंगे। तो दोनों एक आ गया। मछली मछली कितना पानी, इतना पानी उतना पानी। हाँ अब जी। यहाँ पर देखिए पानी, कितना पानी, मछली मछली जल की रानी। अब रानी और पानी, यहाँ पर एक लय आ गई। और दोनों जो दोनों पंक्तियां थी वो एक बराबर की हो गई। तो बोलने में अच्छा लगा और एक कौतूहल आ गया। लयात्मक माने जिसको बोल सके, जिसको हम थोड़ा गा सके। गा अगर सके, कोई खेल नहीं सके गाता, उसके साथ, तो वो हाँ, तो लयबद्ध हो गए। वो लय हो जाता है। जो संगीत के साथ चल सके वो लय हो जाता है। आप हाँ देखिए जी। दोहे के कितने सारे दोहे जो है। एक फिल्म आई थी, उसमें दोहे में गाना गाया था, बहुत अच्छी फिल्म थी। नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें दोहे थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बच्चन न जी जाई, जी। इस तरीके से। और फिर कई सारे दोहे थे उसमें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, बिल्कुल संगीत पे ढाला हुआ, बड़े संगीत में ढाला था। तो वो सब जब जब लयात्मक जो होती कविता, वो और सुंदर लगती है। हाँ लय सर, मन को छूती गोविंदा की पिक्चर थी उसमें, है। उसमें नहीं, था। गोविंदा की नहीं थे वो, सचिन बोल करके था एक पुराना, सचिन और एक और ऐसी थी बाणी हाँ, बोलिए जी मन जी जी, का बिल्कुल बिल्कुल। आपा खोल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर। याद, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो गा नहीं सकता, आप तो गा दी हैं।
मैं गा नहीं सकता, लेकिन लेकिन जो गा नहीं सकते इसका मतलब नहीं कि वो कविता नहीं कर सकते, नहीं कविता कर नहीं सकते सर, हैं। कैसे आता है सर? लेकिन लेकिन आप बिल्कुल बहुत सही आपने याद दिलाया। हाँ बहुत सुंदर आपने, उसमें बहुत सारी दोहे, और सर, कितना सचिन का सुंदर नाम लगता है लेते वो। मुझे याद आ गया, क्या वो ये वाली गान कविता है? क्योंकि जी वो जी मैंने भी सुनी, जी बहुत जी। अच्छी है वो। और सारे बहुत दोहे अच्छे वो, हैं सर वो, दोहे सारे दोहे, कंपटीशन सारे था दोहे। वो। हाँ हाँ, दोहे का कंपटीशन था। तो आप देखिए ऐसा नहीं है, ये हम लोग दोहे बोल देते हैं। हनुमान जी का जैसे भी कहा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, या इन सब की चौपाई, ये हम लोग बोल देते हैं तो बोलने में भी अच्छा लगता है, कि हमको बोलने में लगता है कि ये बैलेंस्ड है। और इनको जब आप संगीत के सुरों पर डालेंगी तो वो लयात्मक हो जाएगा। हाँ जो कंपोजर होगा वो अपने शब्दों को वहां पर बिठाएगा, कहेगा यहाँ भाई ज्यादा खींचना है, यहाँ कम खींचना है, यहाँ पर ये राग देना है, वहां पर वो राग देना है, और वो ठीक, पूरा का पूरा वहां पर लयात्मक हो जाएगा। ठीक है सर। तो जी देखा आज आप सर ने, आप सभी श्रोतागणों ने, कि सर ने हमारे सवालों के कितने अच्छे जवाब दिए हैं, और आगे भी उनसे हम सवाल करते रहेंगे। सर अगली बार मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि हमारे एक मेरे ससुर जी हैं, एक कविता गाते हैं, वो रोज जब सुबह पूजा करते हैं तभी गाते हैं, और उसकी मैंने आज तक जी। लयबद्ध नहीं सुनी, वो सिर्फ वही गाते हैं। मैंने यूट्यूब पे भी देखा, वो नहीं मिला। तो उसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे सर से। और तब तक के लिए हम सब आपसे इजाजत मांगते हैं, मैं और सर आपसे इजाजत मांगते हैं अपने श्रोतागण से। और अगली बार फिर रविवार को 3 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। सर आपका नमस्कार मैम, आभार, धन्यवाद। आपने मैं कीमती समय देते हैं सर, आभार सर आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।